जय हिंद दोस्तों। भारत टीवी के इस प्रोग्राम भारत की बात संदीप भारती के साथ में आपका स्वागत है। इस प्रोग्राम में हम आपको देश विदेश की खबरें सुनाएंगे और जो खेल की, राजनीति की और जो एंटरटेनमेंट की, तो जो भी आपके जीवन से जो खबरें जुड़ी हुई हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे। आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं और आप अपने सुझाव रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे जो कोरोना के जो केसेस हैं। तो टोटल जो पिछले 24 घंटे में जो केसेस आए हैं वो हैं 1,32,000 और जो लोग ठीक हुए हैं 2,07,000 और जो मृत्यु हुई हैं 2,713। ये मैंने आपको आंकड़े बताए पूरे भारत के। और अभी तक जो टोटल केसेस की अगर हम बात करें तो भारत में जो दोनों लहर जो पहली लहर आई थी और जो दूसरी लहर आई थी कोरोना की, तो उसको मिला के अभी तक भारत में 2,86,00,000 केसेस आ चुके हैं। जो लोग ठीक हो चुके हैं 2,66,00,000 लोग ठीक हो चुके हैं और 3,41,000 लोगों की मृत्यु हुई है भारत में। और कुछ जो राज्य के जो आंकड़े हैं वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा, या हम उसको प्रोग्राम के अंत में बताएंगे। अभी जो पूरे भारत के मैं आपके आंकड़े एक बार फिर से बता दूं, 1,32,000 जो कल केसेस आए कोरोना के पूरे भारत में, 2,07,000 ठीक हुए हैं। तो जितने केसेस आए हैं उससे कहीं ज़्यादा लोग ठीक हो रहे हैं, जो बड़ी अच्छी राहत की बात है। और जो मृत्यु हुई है 2,713। बाकी और कुछ खबरें मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप भी अपने सुझाव रख सकते हैं या आपके सवाल हैं आप वो रख सकते हैं। हमारा ये चैनल निष्पक्ष चैनल है, तो हम किसी पार्टी को फेवर नहीं करते या हम किसी के अगेंस्ट नहीं है। जो सही बात रखेगा, जो देश हित में बात रखेगा, वो बात हम आपके सामने रखेंगे, और जो गलत बात रखेगा तो हम आपको वही बताएं कि ये देश हित में ये बात नहीं है। सबसे पहले जो राहुल गांधी हैं, कांग्रेस के नेता हैं, तो उन्होंने कहा कि चिकित्सकों को कोविड और भाजपा सरकार की बेरुखी से सुरक्षा की जरूरत है। तो इन्होंने कहीं ना कहीं तंज कसा है और इल्ज़ाम लगाया कि जो डॉक्टर्स हैं उनको जो भाजपा सरकार की जो बेरुखी है क्या कहते हैं उससे बचने की ज़रूरत है। तो ये कहीं ना कहीं इन्होंने कहा है। और मैं आपको अगर पूरा बयान एक बार पढ़ के बताता हूँ। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोरोना वायरस से निपटने की सरकार की रणनीति की आलोचना करते हुए शुक्रवार को कहा है कि चिकित्सकों को कोविड और भाजपा सरकार की बेरुखी से सुरक्षा करने की जरूरत है। उन्होंने एक ट्वीट किया है, ट्वीट में लिखा है, चिकित्सकों को कोरोना वायरस के साथ ही भाजपा सरकार की बेरुखी से बचाने की जरूरत है। बचाने वालों यानी कि डॉक्टर्स को बचाइए, ऐसा ये लोग ये कह रहे हैं। और उधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं जो जयराम रमेश, उन्होंने भी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी, उन पे एक तंज कसा है। तो जयराम रेड्डी जो आंध्र प्रदेश के सीएम हैं, उन्होंने क्या कहा था मैं आपको पहले वो बता देता हूँ। जयराम रेड्डी ने जो आंध्र प्रदेश के सीएम हैं, उन्होंने कहा था कि राज्य बनाम केंद्र की हालत में सभी मुख्यमंत्रियों को टीका के मुद्दे पर एक स्वर में बात करनी चाहिए तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उंगली उठाकर राजनीति नहीं करनी चाहिए। जगनमोहन रेड्डी ने ये बात कही थी और बड़ी समझदारी की बात है। उन्होंने ये कहा था भाई कि राज्य बनाम केंद्र ना बनाए, इस पर राजनीति ना करें इस मुद्दे पे। और जो सारे मुख्यमंत्री हैं, अगर कोई समस्या है तो वो प्रधानमंत्री से एक स्वर में बात करें और उन पे इंडिविजुअल उंगली उठा के अपनी राजनीति कहना कि आगे लाके, तो वो नहीं करना चाहिए। तो ये जगनमोहन रेड्डी है जो आंध्र प्रदेश के सीएम है, इन्होंने कहा था। तो इस पे कांग्रेस के जो नेता है, वरिष्ठ नेता है जयराम नरेश, उन्होंने कहा है कि क्या कहते हैं, उन्होंने ट्वीट किया है जयराम नरेश ने, मैं जगन से पूछता हूँ, ये जगनमोहन रेड्डी की बात कर रहे हैं, कि टीका के मुद्दे को केंद्र बनाम राज्य किसने बनाया? किसने एक तरफा फैसला किया कि 18 से 44 साल आयु वर्ग के लोगों के टीकाकरण से केंद्र सरकार पीछे हट जाएगी? ये जयराम रमेश इन्होंने ये सवाल उठाया।
और वो आगे लिखते हैं अपने ट्वीट में, यह नीति अमल में लाने से पहले राज्यों से विचार विमर्श क्यों नहीं किया गया? आप प्रधानमंत्री से ये सारे सवाल क्यों नहीं पूछते? ये जयराम रमेश ने जगनमोहन रेड्डी को ये ट्वीट करके ये सवाल पूछा है। तो जगनमोहन रेड्डी ने बड़ा अच्छा ये बात कही थी। वो कह रहे थे भाई हम सबको मिलकर अगर कोई समस्या है तो एक स्वर में बात करें, लेकिन अगर हम कहीं ना कहीं अपनी राजनीति अगर उसमें बीच में लाएंगे, सिर्फ आलोचना करनी है और जो देश की सिर्फ बदनामी करनी है, तो वो गलत है। हमारे हिसाब से भी हमें ये जो कोरोना का समय है, एक मिल के सारी सरकारों को, केंद्र सरकार को मिल के इसमें रणनीति बनानी चाहिए, तो उसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये हमारा कहना है इस मुद्दे पे। तो राहुल गांधी ने लिखा कि डॉक्टर्स नीड प्रोटेक्शन फ्रॉम कोरोना वायरस एज वेल एज बीजेपी गवर्नमेंट्स सेव द सेवियर्स। तो ये राहुल गांधी कहने के इल्ज़ाम लगा रहे हैं केंद्र सरकार के ऊपर। और जो खबर है, बीजेपी नेता नारायण सिंह और हिस्ट्री शीटर मनोज सिंह गिरफ्तार। जो बीजेपी के नेता हैं यूपी में नारायण सिंह, उन्होंने हिस्ट्री शीटर है जो मनोज सिंह, उनको कहीं ना कहीं बचाया था और वो वीडियो सामने आया। अब दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मैं आपको पूरा मामला समझाने का प्रयास करूंगा। तो हमारा मकसद ये है इस जो संवाद में कि हम आसान शब्दों में आपको समझाएं कि देश विदेश में चल क्या रहा है, आपके हित में क्या है और हमारे देश के हित में क्या है। और आपकी भी कोई अगर सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, या आपके कोई सुझाव है इस मामले पे तो आप वो सुझाव भी दे सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे यूपी के जो बीजेपी के नेता नारायण सिंह और हिस्ट्री शीटर है मनोज सिंह, वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ये मामला मैं आपको बता दूं, कानपुर का ये मामला है। कानपुर पुलिस ने बीजेपी नेता नारायण सिंह भदौरिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। भदौरिया पर हिस्ट्री शीटर मनोज सिंह को पुलिस की गिरफ्त से छुड़ाने का आरोप है। पुलिस ने उसे नोएडा से दबोचा है। वही अपराधी मनोज सिंह भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। इस मामले में अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। फिलहाल सभी को आगे पूछताछ के लिए कानपुर लाया जा रहा है। बीजेपी ने नारायण सिंह को पर कल ही कार्रवाई करते हुए, जो बीजेपी सरकार है, उन्होंने नारायण सिंह पे कार्रवाई करी और कल ही कार्रवाई करते हुए जिला मंत्री के पद से हटा दिया है। बहरहाल इस गिरफ्तारी से पुलिस प्रशासन ने बड़ी राहत की सांस ली है। आपको बता दें कि अपराधी मनोज सिंह जिसको नारायण सिंह ने छुड़ाया था, ये आरोप है। तो अपराधी मनोज सिंह पर 27 मुकदमे दर्ज है। इसके अलावा पुलिस उसे हत्या के प्रयास के एक मामले में भी उसकी तलाश कर रही है। वहीं बीजेपी नेता नारायण सिंह ने गुरुवार को एक वीडियो जारी करते हुए अपनी सफाई दी है। तो बीजेपी के नेता नारायण सिंह ने उन्होंने अपनी सफाई दी। वो कह रहे हैं कि वह सादी वर्दी में आई पुलिस को पहचान नहीं पाया था। नारायण सिंह पर कई आपराधिक मामले नारायण सिंह पर भी चल रहे हैं। गौरतलब है कि बीजेपी नेता नारायण सिंह ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर अपराधी मनोज सिंह को छुड़ाने के लिए पुलिस टीम पर हमला कर दिया था और मनोज सिंह को वहां से भगा दिया था। इस पूरी घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस प्रशासन की बड़ी किरकिरी हुई थी। मामले में पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए बीजेपी नेता मनोज सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। ये कानपुर पुलिस की बड़ी कामयाबी अब मानी जा रही है। तो चाहे किसी भी पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, आम आदमी पार्टी का हो, बीजेपी का हो, जो गलत करेगा, जो देश के खिलाफ करेगा, वो चीज़ गलत है। आप ये चीज़ आपको भी अब ये निर्णय लेना है कि हम ये लोग देखते हैं कि भाई जो लोग जिस सरकार में होते हैं या जिसको सपोर्ट करते हैं, कहीं ना कहीं उसको बचाने का प्रयास करते हैं। चाहे उस पार्टी का कोई नेता गलत क्यों ना कर रहा हो, लेकिन हम उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि नहीं, वो गलत नहीं था, हमारी पार्टी का नेता गलत हो ही नहीं सकता। इंसान है, गलती कोई भी कर सकता है, लेकिन हम जो आम जनता है उसको आगे खड़ा होकर बोलना चाहिए, भाई ये चीज़ गलत है। चाहे कोई भी पार्टी हो, देश से ऊपर कोई पार्टी नहीं, तिरंगा है उससे ऊपर कुछ भी नहीं, हमारा देश है, भारत है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं। तो आप ये समझिए, तभी आपकी इसमें भलाई है और देश के लिए भी ये अच्छा होगा जब हम ये बात समझ जाएंगे। इसीलिए फिर अब जो बीजेपी ने भी इस पर कार्रवाई करी है और इसको जो
इनका ये जो पद इनको दिया हुआ था बीजेपी ने, जिला मंत्री का, उससे हटा दिया गया है। और आगे जो भी अपडेट होगा हम आपको इसके बारे में बताते रहेंगे। शैलेंद्र अवस्थी जी नमस्कार, नमस्कार, जय हिंद। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो अगली खबर है कि दिल्ली में कोरोना वायरस के 523 नए मामले आए और 50 और मरीजों की मौत हुई है। तो दिल्ली में काफ़ी कंट्रोल हुआ है इस पे, और अब करीब 500 के करीब मामले आ रहे हैं, जहां एक समय मामले 28,000 तक पहुंच गए थे प्रतिदिन। तो देश में भी कमी आई है जो कोरोना वायरस के केसेस में, और दिल्ली में भी काफ़ी इसमें अच्छा काम हुआ है। इसमें मैं आपको बता दूं कि संबित पात्रा ने जो बीजेपी के हैं, उन्होंने दिल्ली सरकार पे इल्ज़ाम लगाया कि भाई जो आंकड़े हैं, जो जितनी मृत्यु हुई है दिल्ली में, उससे बहुत कम करके दिखाया गया है। ऐसा उन्होंने जो दिल्ली सरकार है उस पर आरोप लगाया। तो सरकारें एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। जो विपक्ष के जो दल हैं वो बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं कि भारत सरकार ने आंकड़े को काफ़ी कम करके दिखाया है। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे पे ये आरोप लगाने का सिलसिला चलता रहता है, जो देश हित में बिल्कुल नहीं है। हमें इस चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए भाई कि क्या आंकड़े थे, वो उस पर इल्ज़ाम लगा रहा है। हमें अपनी जो कार्रवाई, हमें जिम्मेदारी दी गई है, उसका पालन हमें करना चाहिए। ये मैं इस मामले में कहना चाहूँगा। और एक दूसरे पर आरोप लगाना अब गलत है। हमें इस स्थिति को एक साथ मिल के संभालना चाहिए, ये मेरा कहना है इस मामले पे। जय हिंद शैलेंद्र अवस्थी भाई साहब। टीएमसी, अच्छा टीएमसी की मैं आपको बात बताता हूँ कि टीएमसी में भी अब उलटफेर है बंगाल में। बंगाल में ममता बनर्जी की जो सरकार है वो जीत गई थी तीसरी बारी। तो टीएमसी की बैठक में घर वापसी पर मंथन हुआ और मुकुल रॉय सहित कई कर सकते हैं घर वापसी। तो हमारे सूत्रों के हिसाब से ऐसा बताया जा रहा है कि करीब 28 से 30 जो नेता थे जो बीजेपी में चले गए थे टीएमसी से, वो वापस टीएमसी में आ सकते हैं। तो इसको मैं इसके बारे में आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप अब ये देखिए, जो जनता को ये फैसला लेना है। जो नेता पहले टीएमसी में थे, जो जैसे ही इलेक्शन आए तो मौका परिस्थिति आप देखिए कि वो छोड़ के बीजेपी में आ गए, कि उनको लगा कि बीजेपी सरकार बना लेगी बंगाल में। अब जब बीजेपी ने सरकार वहाँ नहीं बनाई, उनके करीब 78 सीट आई हैं बंगाल में, तो वो कुछ जो नेता थे जो वहाँ जीते भी हैं बीजेपी के, वो वापस टीएमसी में आना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं अपना फ़ायदा देख रहे हैं कि अब टीएमसी की सरकार है तो हम उसमें जाके हमें मंत्री पद मिल जाएगा। लेकिन ये कितना शर्मनाक है देश के लिए, आप ये समझिए। जब मौका परिस्थिति आप देखिए, जब आपको लगता है कि बीजेपी जीतेगी बंगाल में, तो आप टीएमसी छोड़ देते हैं। ममता बनर्जी पे आप कई आरोप लगा देते हैं, सरकार पे कई आरोप लगा देते हैं। और अब अगर जब आपने आरोप लगा दिए तो फिर आप उस पर डटे रहिए ना। अब जैसे अगर अब आपने देखा कि बीजेपी की सरकार नहीं है, तो अब वापस आप टीएमसी में चले जाते हैं। तो ये जो जनता के साथ ये छल नहीं है क्या? हमें नेताओं की चिंता नहीं, हमें अपने जनता की चिंता है कि उसको तय करना है कि उसने किसको वोट दिया, किसको वोट नहीं देना चाहिए था। जो टीएमसी की जो बैठक हुई थी, इसके बारे में मैं कुछ और आपको बताना चाहता हूँ। टीएमसी की बैठक में कई नेता कर सकते हैं घर वापसी। बैठक में अभिषेक बनर्जी हैं और प्रशांत किशोर भी मौजूद रहे। प्रशांत किशोर जो रणनीतिकार थे और उन्होंने जो रणनीति बनाई थी बंगाल में ममता बनर्जी के साथ मिलके, तो कहीं ना कहीं वो अच्छी सफल हुई थी और 213 के करीब जो सीट मिली है बंगाल में। तो पर उन्होंने ये कह दिया था कि अब के बाद मैं ये जो चुनावी जो रणनीति बनाते हैं इस काम से भी संन्यास ले लूँगा। लेकिन अभी भी वो शामिल हैं। ये पहले बीजेपी में थे, फिर ये जो बीजेपी के लिए रणनीति बनाई थी इन्होंने, फिर ये नीतीश कुमार की पार्टी में भी ये चले गए थे, जो बिहार में जो सरकार बनी है तो वहाँ इन्होंने रणनीति बनाई थी। उसके बाद फिर ये पंजाब सरकार से भी जुड़े थे, फिर अब ये ममता बनर्जी के साथ आ गए। तो कहीं ना कहीं ये एक इधर उधर जो पार्टी का ये जो सिलसिला ये चलता रहता है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारी जनता को ये देखना है कि भाई कौन उसके पक्ष में है और कौन उसके पक्ष में नहीं है। तो अब इसके आप ये देखिए कि मैं इसके बारे में थोड़ा सा और बताना चाहूँगा। जो टीएमसी ने ये जो फेरबदल हो रहा है अब जो बंगाल में, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जीत से गदगद तृणमूल के कई नेताओं की घर वापसी के कयास लगाए जा रहे हैं।
भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय, जो भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है मुकुल रॉय, अब ये देखिए जो भाजपा के साथ उन्होंने रणनीति बनाई थी बंगाल जीतने की, उनके भी तृणमूल कांग्रेस में लौटने की अटकलें हैं। अब वो भी ये अपना कहीं ना कहीं अपना करियर देख रहे हैं और वापस टीएमसी में आना चाहते हैं, क्योंकि टीएमसी की सरकार है बंगाल में। तो इस बैठक में दो मुद्दों पे बात हुई। जो प्रमुख मुद्दा था कि वो घर वापसी की, जो बीजेपी में चले गए थे इलेक्शन के दौरान, वो वापस कैसे उनको लाया जाए या कैसे वो वापस आ रहे हैं, और उपचुनाव में पार्टी की रणनीति क्या होगी, तो इसके बारे में चर्चा हुई। और बैठक की अध्यक्षता खुद ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री है उन्होंने करी, और इसमें प्रशांत किशोर थे और अभिषेक बनर्जी भी थे। अब मैं आपको बड़ा ही जो इंटरेस्टिंग चीज़ आप ये देखिए कि लोग कैसे, जो नेता हैं कैसे रंग बदलते हैं। उसमें अब बयान में आपको बताना चाहूँगा कि इस क्या कहते हैं, तृणमूल कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि हम नेता के हर पहलू पर विचार करेंगे और उस व्यक्ति को फिर से पार्टी की छत्रछाया में लौटने की अनुमति देने से पहले स्थानीय नेताओं की राय लेंगे, और फिर हम जो घर वापसी करना चाहता है टीएमसी में, उसको हम टीएमसी में एक तरह से आने देंगे। और जो मुकुल रॉय, मैंने आपको बताया कि बीजेपी के साथ थे, बंगाल में बीजेपी की सरकार बनाने में अहम रोल अदा कर रहे थे, सरकार बनी नहीं, अब ये भी टीएमसी में वापस आना चाहते हैं। और कई, मुकुल रॉय के अलावा कई और नेता भी हैं जो टीएमसी में वापस आना चाहते हैं। तो विधानसभा चुनाव में पार्टी का टिकट ना मिलने पर पार्टी छोड़ने वाली सोनाली गुहा, एक ये टीएमसी की ये भी कार्यकर्ता थी, उन्होंने कहा है कि उन्होंने अत्यधिक भावनाओं और गुस्से में पार्टी छोड़ दी थी। अब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती करी है। अब ये बीजेपी में आ गए, बीजेपी की सरकार नहीं बनी बंगाल में, तो अब ये कह रहे हैं कि हमसे गलती हो गई और भावनाओं में हम बह गए थे। अब देखिए इनके आप क्या कहते हैं, आप बहाने देखिए। और मुख्यमंत्री को एक इमोशनल ट्वीट कर टीएमसी की पूर्व विधायक ने लिखा है, एक विधायक ने ये भी लिखा है ममता बनर्जी को ट्वीट करके, कि भाजपा में पानी से बाहर एक मछली की तरह वह महसूस कर रही है। मतलब भाजपा में चली गई है तो जैसे पानी से बाहर एक मछली हो जाती है ना, वैसे वो महसूस कर रही है। वह भाजपा के साथ फिट नहीं हो सकती, वह बनर्जी के बिना नहीं रह सकती। अब ये कह रही हैं जो बीजेपी में चली गई थी कि हम बनर्जी के बिना नहीं रह सकती। ऐसी एक बीजेपी की जो नेता है बंगाल में, वो कह रही है कि बनर्जी के बिना नहीं रह सकती, और अगर मुख्यमंत्री उन्हें माफ़ नहीं करेंगी तो वो ख़त्म हो जाएंगी। अब बहाने आप देखिए कि बीजेपी से वापस टीएमसी में आने के बहाने देखिए नेताओं के, कि टीएमसी की अगर मुख्यमंत्री उन्हें माफ़ नहीं करेंगी तो वह ख़त्म हो जाएंगी। और टीएमसी में फिर से शामिल होने की इच्छा व्यक्त करते हुए विधानसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर ने लिखा है, मुझे अपने खेमे में ले लो, मुझे आपके मार्गदर्शन और आशीर्वाद के तहत अपना शेष जीवन जीने की अनुमति दें। तो अब नेताओं को आप देखिए कि कैसे पहले तो बीजेपी में जाने की होड़ लगी हुई थी, सारी पार्टी टीएमसी से बीजेपी में आ रहे थे, अब बीजेपी की सरकार नहीं बनी तो वापस टीएमसी में जाना है। तो कह रहे हैं कि मैं तो एक बिन, जैसे मछली को पानी से निकाल दिया जाता है, मैं वैसा महसूस कर रही हूँ। ऐसी एक क्या कहते हैं, जो बीजेपी की जो कार्यकर्ता है वो ये कह रही है। और एक कह रहे हैं कि मुझे जो पूर्व डिप्टी स्पीकर थे वो कह रहे हैं कि मुझे ममता बनर्जी के मार्गदर्शन की जरूरत है और अपना पूरा जीवन ममता बनर्जी की सेवा में अब गुजारना चाहते हैं। तो आप ये देखिए, तो कहीं ना कहीं जो मौकापरस्त नेता थे जो टीएमसी से बीजेपी में आए थे, तो उनको लगता था कि भाई बीजेपी की सरकार बनेगी, लेकिन बीजेपी की सरकार नहीं बन पाई। जैसे बीजेपी ने नारा दिया था कि 200 पार, इस बार तो नहीं बन पाई। अब ये नेता, इनको वापस टीएमसी में जाना है क्योंकि वहाँ इनको अपना भविष्य दिख रहा है। और हमारी जो जनता है, मुझे हमारी चिंता है हमारी जनता की, वो कैसे बेवकूफ़ बनती है। तो वो पहले उनको टीएमसी में जितवाया इन्होंने इन नेताओं को, फिर ये बीजेपी में चले गए तो बीजेपी को जो 78 करीब जो सीट मिली है बंगाल में, तो वहाँ इन्होंने जितवाया। अब ये वापस बीजेपी छोड़ के अब ये वापस टीएमसी में जाएंगे, और जब फिर से 5 साल बाद इलेक्शन होंगे तो फिर से बीजेपी या कांग्रेस की कोई और जो पार्टी आएगी तो ये उसमें जाके मिल जाएंगे और लोगों को कहेंगे कि भाई टीएमसी में ये गलत चल रहा है इसलिए मैंने पार्टी छोड़ दी है। और अगर हार गए तो फिर वापस टीएमसी में आ जाएंगे। तो हर जगह ये हाल है। तो देश की राजनीति में ये बहुत बड़ी कमी है कि जो मौकापरस्त जो नेता होते हैं उनको हमें
देखना चाहिए और जो सही है केवल उसे ही हमें वोट देना चाहिए, नहीं तो जनता का शोषण हमेशा होता ही रहेगा। चाहे कोई भी पार्टी हो, मैं सभी पार्टी के लिए बात ये कर रहा हूँ। हमारे लिए देश सबसे ऊपर है, देश से ऊपर कुछ नहीं। तो ये मैंने आपको बात बताई। और जो अगली खबर है कि देश को टीकाकरण का बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए समय हासिल करना होगा। तो केंद्र सरकार ने कहा है कि भाई टीकाकरण, जैसे कि आपको पता है कि केंद्र सरकार ने कहा है भाई कि दिसंबर तक सभी का टीकाकरण हो जाएगा। 139 करोड़ आबादी है भारत की, तो केंद्र सरकार ने कहा है कि भाई 139 करोड़ का टीकाकरण दिसंबर तक हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये हो जाए और सभी को, जो भारत सरकार को सपोर्ट करना चाहिए इस मामले में। कहीं ना कहीं जो छीटाकशी होती है, एक दूसरे पर तंज कसते हैं, उधर राहुल गांधी कुछ कह रहे हैं, कोई फिर दिल्ली सरकार से कोई बयान आ जाता है, फिर कोई ममता जी कहने लग जाती है। तो ये राजनीति कहीं ना कहीं नहीं होनी चाहिए और देश के हित में जो कोरोना है उसके एक साथ मिलकर लड़ाई लड़नी चाहिए। अमित बंसल जी, जय हिंद। आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपके कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, या आपके कोई सुझाव है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। और अगला जो खबर है, विवादित कृषि कानूनों को लेकर देश भर में भाजपा सांसदों के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे किसान। तो ऐसा कहा जा रहा है कि जो किसान कह रहे हैं कि भाई जो 3 काले कानून हैं, तो उसके खिलाफ जो भाजपा के जो एमएलए है और एमपी है उनके घर के बाहर प्रदर्शन करेंगे। जो किसानों ने ये रणनीति अपनाई है। टिकैत जो भारतीय किसान यूनियन के जो क्या कहते हैं, एक पदाधिकारी ने शुक्रवार को कहा है कि विवाद जो कृषि कानून है उसका विरोध करते हुए किसान शनिवार को, मतलब यानी कि कल 5 जून को शनिवार को देश भर में भाजपा सांसदों के आवास के बाहर प्रदर्शन करेंगे। अधिकारी ने बताया कि केंद्र द्वारा अध्यादेशों के रूप में इन कानूनों को लागू करने के 1 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी के सांसदों और विधायकों के आवास के बाहर प्रदर्शन करेंगे। जो किसान अभी भी आंदोलन पे बैठे हुए हैं, तो वो ये कह रहे हैं भाई कि हम जो भाजपा के जो सांसद और विधायक उनके घर के बाहर प्रदर्शन करेंगे और अपनी बात को रखेंगे। तो वो उनको कह रहे हैं कि ये काले कानून उनको वापस लो। और पर आप ये देखिए, अगर आप देश के लिए सोचते हैं, आप मेरी बात ही समझिए। हम आपको आगे अभी जल्दी मैं सेशन करूंगा जिसमें आपको तीनों कानूनों के बारे में समझाऊंगा। तीनों कानून हैं क्या, आप उसमें खुद ही निर्णय करना कि ये किसान के फेवर में है, ये देश के फेवर में है या नहीं है। मैं आपको सारी उसमें एक बात बताऊंगा तीनों कानूनों के बारे में। लेकिन कहीं ना कहीं एक बात पे अड़ जाना कि भाई इनको तीनों कानून को बंद ही करना है और ये इसके बिना हम चाहे 4 साल लग जाए, 5 साल लग जाए, ये चीज़ सही नहीं है देश के लिए। अभी देखिए, और क्या कहते हैं, मैं उसको पूरा मैं आपको डिटेल में आपको समझाऊंगा तीनों कानून के बारे में। और जो भी जो कमियां हैं उसमें, मैं ये नहीं कहता कि तीनों कानून बिल्कुल ही सही हैं सारे, उसमें भी कमियां हैं, तो उसमें चेंजेस हो सकते हैं। लेकिन अगर आप एक बात पे अड़ जाओ कि भाई तीनों कानून को बस वापस ही करना है, उसके अलावा कोई हमारा लक्ष्य है ही नहीं, उसके बिना जो देश को आप ये देखिए जो हजारों करोड़ का नुकसान हो गया, उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा। कहीं ना कहीं मैं आप इस बात पे आगे चर्चा करेंगे। और हम जो किसानों से हमने जैसे आपकी पहले बात कराई थी, हम हरियाणा में किसानों से बात करके आए थे, फिर हम दिल्ली में हमने बात करी थी, आगे भी हम किसानों से इस मुद्दे में बात करेंगे। और हम सबको आपको ये बता दें, किसान के अगेंस्ट कोई भी नहीं है। भारत का बच्चा हम ऋणी है किसानों के। जो किसान भाई हैं उन्हीं की वजह से अन्नदाता है, वो उनकी वजह से जो अनाज आता है सब उनका शुक्रिया करते हैं, उनको सलूट करते हैं, उनके साथ हैं। लेकिन अगर कुछ लोग गलत डिमांड रखेंगे और जो कुछ पार्टी है अपने फ़ायदे के लिए जो गुमराह करेंगी, वो चीज़ गलत है, उसका कोई उसका समर्थन नहीं करेगा। और जो देश के लिए सही नहीं है उसका कोई भी समर्थन नहीं करेगा, उसका विरोध हमेशा होगा। तो ये बातें अभी हम कुछ दिन में मैं डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ ही, और आपसे ही पूछूंगा कि आप बताइए कि भाई ये तीनों कानून सही हैं या गलत हैं, या इसमें चेंजेस होने चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं चेंजेस हो सकते हैं, वापस उस पर जिद पे बैठना वो चीज़ गलत है, वो देश के हित में नहीं है। सीधा बस मैं आपको ये कहना चाहता हूँ। तो BKU के जो भारत किसान यूनियन है BKU, उसके मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र मलिक ने कहा कि प्रदर्शनकारी केंद्र के खिलाफ सांकेतिक प्रदर्शन के तौर पे देश भर में, क्योंकि 1 साल हो गया है इनको ये जो कानून बने हुए, तो कल वो हो जाएगा 5 तारीख को, तो इसलिए BKU कह रहा है कि भाई देश भर में भाजपा सांसदों और विधायकों के आवास के बाहर कानूनों की
प्रतियां जलाएंगे। ठीक है जी। जिन जिलों में भाजपा का कोई सांसद या विधायक नहीं है वहाँ जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया जाएगा। तो ऐसा कह रहे हैं जो BKU के जो मीडिया प्रभारी है धर्मेंद्र मलिक। और इसमें हम विस्तार पे इस पे भी चर्चा करेंगे कि भाई इस कानून में क्या कमियां हैं और क्या क्या इसमें अच्छाई है और किसान इसको काला कानून क्यों कह रहे हैं। इस पे हम आपसे बात करेंगे और आपकी राय भी रखेंगे। और हम आपसे भी हम कहना चाहते हैं कोई इस पे जो कानूनों के फेवर में या अगेंस्ट में कुछ बात रखना चाहता है, आप बात रखिए अपनी। देश हमारा एक ये लोकतांत्रिक देश है, सबको अपनी बात रखने का हक है। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कहीं ना कहीं जैसे हम विरोध करते हैं, देश का विरोध करते हैं, तो वो चीज़ शर्मनाक है। हम कुछ भी बोल देते हैं, हम ये नहीं देखते कि जब संविधान ने हमें ये आज़ादी दी है कि भाई अपनी बात रखो, लेकिन ऐसा ना रखो कि हम जो देश का जो जैसे प्रधानमंत्री है उसको हम गाली दे रहे हैं, सबके सामने बेइज्जती कर रहे हैं, दूसरे देश के सामने कि भाई दूसरे देश में ऐसा हो रहा है, हमारा प्रधानमंत्री उसको गाली दे रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं बहुत ही गलत है, शर्मनाक है। और मैं प्रधानमंत्री जी के लिए कह रहा हूँ कि उनके खिलाफ ऐसा नहीं, आपकी आलोचना है तो आप बात रखिए, लेकिन कहीं गाली गलौज करना, मारने की धमकी देना, ये चीज़ बिल्कुल शर्मनाक है। और साथ में मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ जो चीफ मिनिस्टर हैं अलग अलग स्टेट के, उनके खिलाफ भी गलत नहीं बोलना चाहिए, अपनी बात को ढंग से रखना चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि भाई जैसे जो चीफ मिनिस्टर उसके खिलाफ गाली देना शुरू हो जाते हैं, फिर हम प्रधानमंत्री को गाली देना शुरू कर देते हैं, गाली गलौज चल रहा है, मीडिया में ये चल रहा है, बहुत गलत है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमारे जो लोकतांत्रिक हमें जो हक मिला है बोलने का, तो उसका हमें ऐसा दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। चाइना में आप देखिए, चाइना में आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं कि एक ब्लॉगर थे, जिमिम नाम है उनका, जिमिम, और शायद उनके 25 लाख के करीब उनके फॉलोअर भी हैं। तो उन्होंने अभी कुछ दिन पहले चाइना की सरकार की आलोचना कर दी कि भाई जो गलवान घाटी में भारत के साथ जो झड़प हुई थी उसमें कहीं ज़्यादा चाइना के जो जवान थे वो मरे थे। तो उसने उस बात को आगे रख दिया कि भाई चाइना सरकार छुपा रही है आंकड़े और चाइना को ये आगे रखना चाहिए था। उनको क्या कहते हैं वहीं गिरफ्तार कर लिया गया। अभी देखिए, सिर्फ एक पोस्टर उन्होंने बनाया था जिसमें लिखा गया था कि भाई जो चाइना ने जो आंकड़े हैं वो गलत दिखाए हैं, चाइना कहने के छुपाने का प्रयास करता है। हमारे जो 21 जो भारत के जवान थे वो शहीद हुए थे, तो हमने पहले दिन ही बता दिया था भारत ने, लेकिन चाइना ने आज तक नहीं बताया। रशिया ने अलग अलग जो कंट्रीज़ ने जो सर्वे कराया है उसके हिसाब से वो ये कह रहे हैं कि 40 से 45 लोगों को जो मार गिराया था हमारी जो बहादुर भारत की जो सेना ने, लेकिन चाइना इस बात को छुपाता रहता है। तो इस ब्लॉगर ने उसके अगेंस्ट एक पोस्टर बना दिया भाई कि चाइना सरकार PLA है वहाँ की जो आर्मी है, तो वो कहीं ना कहीं अगर इसको छुपा रही है तो उसको उठा के जेल में बंद कर दिया। उसके 25 लाख फॉलोवर थे। और हम देखिए, हम व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे अपने प्रधानमंत्री को दिन रात गाली देते हैं, कितना शर्मनाक है। और मैं वही कह रहा हूँ, फिर से प्रधानमंत्री भी हो गया, फिर साथ में मुख्यमंत्री भी हो गया, हमें उनको ऐसे गाली गलौज नहीं करना चाहिए। एक मर्यादा होती है, एक सम्मान होता है। ये चुने हुए नेता हैं, या तो आप चुन के आइए। आप अगर आगे नहीं आना चाहते तो फिर आप गाली गलौज क्यों करते हैं? ये शोभा नहीं देता, बहुत ही निंदनीय है ये बात। तो ये मैंने आपको किसान आंदोलन के बारे में बताया। कुछ और खबरें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दिल्ली NCR में कई इलाकों में तेज आंधी के साथ हल्की बारिश भी हुई और मौसम सुहाना हो गया काफ़ी। तो अभी बारिश हुई थी दिल्ली में और मौसम काफ़ी चेंज हो गया उससे, तो अच्छी खबर है कहीं ना कहीं। और देश में मानसून ने पकड़ी रफ्तार, तो मानसून का भी आगमन हो गया है और आशा करते हैं कि भी जल्दी जैसे हर एक स्टेट में मानसून आए और बारिश हो, लेकिन ऐसी ना हो जाए जिससे तबाही मच जाए। तो उस पर हम ये प्रार्थना करते हैं कि भाई इतने ज़्यादा कुछ ऐसा ना हो कि तबाही हो जाए। और स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि भाई जो भारत का स्वास्थ्य मंत्रालय, उन्होंने कहा कि देश में सुधर रहे हैं हालात, रिकवरी दर बढ़कर 93.1% हो गया है। जो देश का, जो भारत का कोरोना से जो रिकवरी जो दर है वो 93.1 93.1% हो गया है। तो मतलब जो लोग रिकवर कर रहे हैं, 93% लोग जैसे वो अब रिकवर कर चुके हैं और ये अच्छे हैं हालात है देश के लिए। और आप भी अपनी खबरें जो आपके सुझाव में रख सकते हैं या आपके जो सवाल हैं आप वो पूछ सकते हैं। कुछ विदेश की खबरें मैं आपको बताऊं कि ब्रिटेन ने 12 से 15 साल के बच्चों को फाइज़र की वैक्सीन लगाने की मंजूरी दे दी है। और एम्स के डायरेक्टर हैं
जो गुलेरिया जी हैं, तो उन्होंने कहा कि भारत में भी लगाया जा सकेगा टीका। तो उन्होंने ये कहा कि भारत में लगाया जाए, लेकिन ब्रिटेन ने अभी 12 से 15 साल के बच्चों को फाइजर की वैक्सीन की मंजूरी दे दी है। भारत में भी करीब 525 बच्चों पे अभी जो टीका लगाने का जो एक तरह से आप टेस्टिंग कहते हैं, पहले वो स्टार्ट हो चुकी है और कुछ बच्चों को टीका लगाया जा चुका है। और अगर ये सफल होता है तो और बच्चों में भी टीका लगाया जाएगा, जो बहुत ही अच्छी खबर है। और जो खबरें मैं आपको वो बताऊंगा देश विदेश की। इज़राइल और फ़िलिस्तीन का आपने देखा होगा, पीछे अभी हमास के बीच में अभी युद्ध हुआ था, फिर युद्ध विराम लगा और भी जब देश सामने आए थे। तो नेतन्याहू जो पीएम है वो काफ़ी समय से सत्ता में है। तो 8 जो उनके विपक्षी जो 8 दल थे, उन्होंने एक गठबंधन बना लिया है और अब वो सरकार बनाएंगे। तो नेतन्याहू की अब कुर्सी जाना तय है प्रधानमंत्री के पद से। जो विपक्षी दल थे वो सारे एक साथ मिल गए हैं, 8 दल थे वो एक साथ मिल गए हैं। अब वो सरकार बनाएंगे इजराइल में। इजराइल और फ़िलिस्तीन का जो पीछे हमने बताया था कि जो युद्ध चल रहा था, और तो इजराइल में सभी जो विपक्षी दल थे एक साथ मिल गए हैं और इस बार इनको मेजोरिटी नहीं मिली थी नेतन्याहू की जो सरकार थी, इसलिए 8 जो दल थे वो मिल गए हैं और उन्होंने वो एक पार्टी वो बना के अब उनका जो 8 जो विपक्षी दलों का एक पीएम बनेगा। आगे उसी खबरें में आपको बताएंगे। और अब एक बड़ी अहम खबर है जो विदेशों की मैं आपको बताऊंगा। कोरोना की उत्पत्ति जानना है तो अमेरिका में जांच करे WHO। चाइना कह रहा है, ये चाइना जहाँ से वुहान से खुद जो कोरोना वायरस इन्होंने फैलाया, अब ये क्या कह रहा है कि बात को टालने के लिए कि अमेरिका ने ये कहा था कि 90 दिन का हम टाइम देते हैं और चाइना को अपनी जो स्थिति है वो साफ करनी होगी, बताना होगा भाई कि इसका सोर्स क्या था, ये कहाँ से फैला। तो अब चाइना के ऊपर दबाव बन रहा है, हर एक देशों से, सारे देश दबाव डाल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने भी कहा था पहले कि भी चाइना से ही फैला था, ये जो वुहान से फैला था, ये जो कोरोना वायरस था जिसने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी जिसने। तो और 2015 में कहीं से ये टेस्टिंग शुरू हो गई थी चाइना की। तो चाइना का मेन मकसद ये था कि जो अर्थव्यवस्था है पूरी दुनिया की उसको डुबा दो, उनको सिर्फ अपनी अर्थव्यवस्था बढ़ानी थी, उसके लिए उन्होंने ये जो वायरस था ये जो फैला था। इसलिए मैं कहता हूँ आपको, जो भारत का जो शत्रु है वो चाइना है और देश को उसको देखना चाहिए। हमारे देश में जब पता है कि भाई हमारे जो गलवान में हमारे जो 21 बहादुर जवानों को पे उन्होंने जब वो जो क्या कहते हैं वीर गति को प्राप्त हुए थे, तो लोग सब शायद भूल जाते हैं वो चीज़। तो उनको याद करना चाहिए कि चाइना पूरे भारत का नहीं पूरे दुनिया का शत्रु है। इन्होंने ये जो कोरोना वायरस का जो फैला है, जो वायरस था, इन्होंने ही ये फैलाया। और अब इनकी अर्थव्यवस्था तो ऊपर चली गई, इनकी सुधर रही है बिल्कुल, और जो पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था थी वो नीचे गिर गई। ये देखिए कैसे इन्होंने साजिश रची, बहुत ही शर्मनाक है। इसलिए अगर भारत अपने कहीं ना कहीं आगे रिश्ते बनाता है तो बहुत सोच समझ के बात करनी चाहिए। पीछे हमने बताया जैसे आपको कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जो केजरीवाल जी, उन्होंने 6000 ऑक्सीजन सिलेंडर चाइना से मंगाए। अब चाइना से हम जब एक बार ये कहते हैं पूरा देश कि भाई चाइना से हमें नहीं व्यापार करना चाहिए या चाइना की अर्थव्यवस्था को हमें कम से कम सपोर्ट नहीं करना चाहिए, तो नहीं करना चाहिए। मैं आप लोगों से भी क्या कहते हैं निवेदन करता हूँ कि अगर जैसे हम चाइनीज़ जो सामान यूज़ करते हैं उसको यूज़ मत करिए। जो हमारे देश का शत्रु है, जो देश द्रोह करता है हमारे साथ, हमारे देश के साथ, तो उसका हमें सपोर्ट नहीं करना चाहिए। जो फ़ोन आते हैं चाइनीज़ फ़ोन, हमें बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। फ़ोन, लैपटॉप और जो भी चाइनीज़ सामान है इसका पूरा बहिष्कार करो। और पूरी दुनिया इनका बहिष्कार कर रही है चाइना का, तभी चाइना पे पाबंदी लगाई जाएगी और तभी ये वश में आ सकता है। अदरवाइज मतलब नहीं तो चाइना का क्या है कि ये पूरे विश्व की ये अर्थव्यवस्था तबाह करने की इनकी पूरी प्लानिंग है चाइना की। तो चाइना अब कहीं ना कहीं बात को घुमाने के लिए वो ये कह रहा है कि जो ये अमेरिका है, कोरोना की उत्पत्ति जानने के लिए, सोर्स जानने के लिए चाइना कह रहा है। अभी देखिए कि अमेरिका की जांच करे WHO को कह रहा है कि भाई अमेरिका की जांच करो, ताकि उन पे उल्टा इन्होंने क्या कहते हैं ये वार किया है चाइना ने कि भाई अमेरिका ने फैलाया। क्योंकि अमेरिका ने सवाल उठाए थे, भारत ने भी सवाल उठाए और ऑस्ट्रेलिया ने भी सवाल उठाया है कि चाइना की वजह से फैला है कोरोना। आगे भी इस पर हमारी खबर पर हमारी नज़र बनी रहेगी। तो और डोनाल्ड ट्रंप
अब वो काफ़ी समय से चुप थे, तो उनका अभी बयान आया है कि भाई अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे इससे पहले, तो उन्होंने कहा कि वुहान लैब पर बोले डोनाल्ड ट्रंप, दुनिया भर में कोरोना से हुई मौतों के लिए चीन भुगतान करे। जो चीन है, ट्रंप ने, हम आपको ये कहना चाहेंगे, शुरू से कहते आ रहे हैं कि चाइना की वजह से ये हुआ था, तो अब डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आया कि भाई ये जो चीन है इसको भुगतान करना चाहिए, जो पूरा अर्थव्यवस्था का नुकसान हुआ पूरी दुनिया में। और डोनाल्ड ट्रंप को हम आपको बता दें कि उन्होंने अपने जो फेसबुक, ट्विटर और ये जो सोशल मीडिया के जो प्रोफाइल थे वो सारे बंद कर दिए हैं, क्योंकि उनके जो कुछ बयानों पे रोक लगी थी, या उस पर जो टिप्पणी करी थी ट्विटर ने, जो उनके जो ये ट्वीट करते थे उसके ऊपर या फेसबुक पे, तो उस पर इन्होंने अब वो बिल्कुल अपने जो सोशल मीडिया के अकाउंट थे, लाखों करोड़ों इनके फॉलोअर्स थे, इन्होंने वो बंद कर दिए हैं। क्या कहते हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप ने, जो पहले राष्ट्रपति थे अमेरिका के। और मेहुल चोकसी के बिना डोमिनिका से खाली हाथ लौटे भारतीय अधिकारी। तो भारतीय दल जो गया था डोमिनिका मेहुल चोकसी को पकड़ने के लिए, तो उनको नहीं सौंपा गया मेहुल चोकसी, जो देश का भगोड़ा है, 13,000 करोड़ जो देश के लेके भागा है। तो अभी वो एंटीगुआ उनको मेहुल चोकसी को भेजा जाएगा, और वहाँ से जो एंटीगुआ के जो पीएम थे उन्होंने भी इल्ज़ाम लगाया था कि भाई मेहुल चोकसी के जो भाई ने ना, जो विपक्ष के जो नेताओं को पैसे खिला दिए हैं मेहुल चोकसी ने, क्योंकि वो एंटीगुआ में ही बना रहना चाहता है। वेस्ट इंडीज़ का एक ये आइलैंड आप कह सकते हैं, एंटीगुआ, जो अलग अलग जो समूह मिलके वेस्ट इंडीज़ बनाते हैं, तो वहाँ ही एंटीगुआ में रह रहा है। और तो भारत सरकार पूरी प्रयास कर रही है, और हम ये निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द इस भगोड़े को भारत लेके आया जाए, मेहुल चोकसी को, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा सजा हो, और जो देश के जो 13,000 करोड़ रुपए लेके ये भागा था, तो उसको इसे भुगतान करना पड़ेगा, और इसकी सारी जो संपत्ति है वो जब्त होगी। ये खबरें थी कुछ देश विदेश की। अब कुछ खेल की मैं आपको बता दूं। ये जो क्रिकेट की मैं आपको बताऊं कि हसन तिलकरत्ने थे, जो श्रीलंका की महिला टीम के वो कोच बना दिए गए हैं। तो बड़े अच्छे खिलाड़ी थे श्रीलंका के हसन तिलकरत्ने, तो उनको महिला टीम का श्रीलंका का कोच बना दिया गया है। और जो फुटबॉल में मैं जैसा मैं कल आपको बताया था कि फुटबॉल में भारत का जो क्वालिफाइंग के लिए मैच था, जो फीफा वर्ल्ड कप होगा 2022 में, तो 3 मैच भारत के अभी बचे हुए थे। कतार के साथ जो कल मैच था उसमें भारत की टीम अच्छा खेली, लेकिन एक गोल 1-0 से हार गई भारत की टीम। और कतार की जो टीम है वो रैंकिंग में इंडिया से बहुत आगे है। 104 रैंकिंग है भारत की फुटबॉल टीम की अभी वर्ल्ड में। तो टीम ने अच्छा खेला, लेकिन कतार से 1-0 से हार गई। और अभी 2 मैच हो रहे हैं भारत टीम के, बांग्लादेश के साथ और अफगानिस्तान के साथ मैच है। तो अब अगर मान लो जीत भी जाती है भारत की टीम, तो जो 5 टीम का जो ग्रुप है उसमें तीसरे नंबर पे आ जाएगी, लेकिन क्वालिफाई नहीं कर पाएगी 2022 के लिए जो फीफा जो वर्ल्ड कप है। अगर कोई हमारे जो युवा या बच्चे सोचते हो कि अगर भारत की टीम खेलेगी 2022 में, तो ये सपना इस बार पूरा नहीं हो पाएगा। तो भारत टीम आगे और मेहनत करेगी, और अच्छे खिलाड़ी हैं हमारे पास। और अब आगे जो बांग्लादेश और अफगानिस्तान के साथ मैच है, तो हम उम्मीद करते हैं भारत टीम वो जीतेगी। और क्या कहते हैं, उससे फिर वो जो टॉप एशिया की जो 5 टीम है उसमें तीसरे नंबर पे भारत टीम आ सकती है, और फिर जो एशियन चैम्पियनशिप है उसके लिए सीधा क्वालिफाई कर जाएगी भारत की टीम, पर वर्ल्ड कप प्ले नहीं कर पाएगी। तो हमारी पूरी शुभकामनाएं हैं भारत टीम के साथ। और अभी इंडिया के जो मैचेस हैं, इंडिया के जो मैचेस है अभी इंग्लैंड में टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल है इंडिया का न्यूजीलैंड के साथ, जो 18 जून से होगा साउथहैम्पटन में जो मैच होगा। तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल है, तो उसके लिए भारतीय टीम पहुंच गई है इंग्लैंड। 3 दिन के लिए उनको क्वारंटाइन जैसे होना पड़ेगा, उनको आइसोलेशन में रखा जाएगा। उसके बाद फिर वो प्रैक्टिस अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। तो इंग्लैंड के पूर्व जो कप्तान थे केविन पीटरसन, उन्होंने कहा कि रविंद्र जडेजा सुपरस्टार है, जो भारतीय खिलाड़ी रविंद्र जडेजा सुपरस्टार है, और इंग्लैंड के खिलाड़ी उन्हें कॉपी करें, वो इंग्लैंड के जो खिलाड़ी हैं उनसे सीखे उनसे। तो बड़ी अच्छी ये बात रखी है केविन पीटरसन ने, और ये मैंने आपको बताया। तो और एक जो टोक्यो ओलंपिक है उसमें एक भारत के लिए बुरी खबर है कि जो सुमित, जो भारत के जो कुश्ती के खिलाड़ी थे 125 किलोग्राम में, तो वो टोक्यो के लिए क्वालिफाई भी कर चुके थे, लेकिन
डोपिंग में उनका डोप टेस्ट में वो फेल हो गए हैं। तो उस पर हम आपको आगे भी बताते रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जो उम्मीदें थी टोक्यो ओलंपिक के लिए, उस पर बड़ा गहरा झटका लगाया उनका भी और भारत का भी। बड़ी उम्मीद थी उनसे पदक की। तो सुमित जो 125 किलोग्राम कैटेगरी में जो भारत को रिप्रेजेंट करने वाले थे, उनको डोपिंग में उनका नाम आया है। तो उसके लिए वो अब शायद भारत का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाएंगे टोक्यो ओलंपिक में। और अब कुछ बॉलीवुड की मैं आपको खबरें बताना चाहूँगा कि भाई 5G के मामले में जूही चावला को की याचिका खारिज हो गई है। जो जूही चावला ने एक याचिका डाली थी कि भाई जो 5G भारत में लाया जा रहा है तो उसकी पहले टेस्टिंग होनी चाहिए, उससे जीव जंतुओं पे, पक्षियों पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है, जो रेज जो निकलती है 5G से। तो उस पर क्या कहते हैं, जूही चावला ने याचिका डाली थी दिल्ली हाईकोर्ट में और उस पर सुनवाई हुई थी। तो याचिका खारिज कर दी गई है दिल्ली हाईकोर्ट ने और 20 लाख का जुर्माना भी लगाया है। तो कोर्ट ने ये कहा है कि जो जूही चावला ने जो याचिका डाली थी, कहीं ना कहीं प्रमोशन के लिए डाली थी, क्योंकि जूही चावला जी ने क्या किया, वो जो वेब लिंक था, जो सुनवाई होनी थी, जो 5G की जो हेयरिंग थी, उसको सोशल मीडिया पे शेयर कर दिया। उससे फिर बहुत सारे लोग उसमें जुड़ गए। और आपको मैं बताऊं हुआ क्या उसमें, वो बहुत सारे लोग जुड़ने से एक किसी दर्शक ने, जैसी सुनवाई चल रही थी, अब देखिए जो हाईकोर्ट में मामला चल रहा है, केस चल रहा है, तो एक ने जो जूही चावला के कोई दर्शक गाने गाने लग गया। तो जूही चावला का जो बड़ा फेमस सॉन्ग था कि वो लाल लाल होठों पे गोरी किसका नाम है, अजय देवगन के शायद साथ उनकी ये पिक्चर थी। तो ये गाना सुनवाई के दौरान एक दर्शक गाने लग गया। अभी देखिए कितना अपमान है कोर्ट का। कोर्ट हमारे लिए जो सबसे ऊपर है, न्यायपालिका, तो उसमें वो गाना गाने लग गया। तो उसको फिर जो ऑनलाइन ये वर्चुअल हियरिंग चल रही थी, फिर उसको बाहर निकाल दिया गया। फिर उसने फिर से जो जूही चावला का जो फेमस गाने हैं, तो वो फिर उसने वो बन्नो सॉन्ग है, तो उसने वो गाना उसने फिर गाया। फिर वो शायद हमारा आई प्यार के का एक गाना था, उसने वो गाया। तो 3 गाने बार बार उसने निकाला गया, 3 बार उसने गाना गाए और कोर्ट की जो व्यवस्था को है उसको कहीं ना कहीं बीच में ठेस पहुंचाई इन्होंने। तो कोर्ट ने ये पुलिस को भी बोला है भाई कि इसका पता लगाया जाए ये कौन आदमी था जिसने कोर्ट के हियरिंग के बीच में ये जूही चावला की फिल्मों के गाने गाने शुरू कर दिए। तो इससे फिर कोर्ट ने फिर ये बाद में ये फैसला किया कि भाई याचिका खारिज कर दी जाएगी और पब्लिसिटी के लिए कहीं ना कहीं जूही चावला ने ये करा था, ऐसा कोर्ट का कहना है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि उन्होंने जो लिंक था वो भी शेयर कर दिया था, नहीं तो लिंक शेयर करने की क्या जरूरत थी उनको, अगर कोई कोर्ट के साथ आपका कोई मामला चल रहा है तो ये मैंने आपको बताया। और यामी गौतम जो बॉलीवुड की एक्ट्रेस हैं, उन्होंने आदित्य धर से शादी कर ली है। उरी में जिसने जो डायरेक्ट करी थी मूवी, वो आदित्य धर थे जो उसके डायरेक्टर थे, उससे यामी गौतम ने शादी कर ली है। तो कहीं ना कहीं उन खबरों को भी कहीं ना कहीं विराम लग गया। लोग कहते थे कि विकी कौशल है जो हीरो थे उरी में, तो उसके साथ इनकी जुड़ने की कुछ खबरें आई थी। और फिर ऋतिक रोशन के साथ भी जो यामी गौतम की जुड़ने की कुछ खबरें आई थी। तो काफ़ी ऋतिक रोशन के साथ भी इन्होंने पिक्चर करी थी, तो उसमें भी इनके जुड़ने की खबरें आई थी। तो अब उस खबरों को विराम लग गया और यामी गौतम ने आदित्य धर उरी के डायरेक्टर के साथ शादी कर ली है और उन्होंने वो अपनी जो शादी की जो फोटोज़ है वो शेयर करी हैं। तो मीडिया में लोग कुछ ना कुछ बातें करते ही रहते हैं कि भाई उसके साथ अभी शायद कुछ ये आपस में लिंक है या इनके आपस में चक्कर चल रहा है, ऐसा तो बातें ऐसे मीडिया में आती रहती हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा बातें वो उसमें सही भी नहीं होती। आप ये देखिए, जब लोग विक्की कौशल के साथ या ऋतिक के साथ इनका नाम जोड़ रहे थे, अब इन्होंने आदित्य धर से शादी कर ली है और अब ये खुश है अपना। तो हम शुभकामनाएं देते हैं यामी गौतम जी को और आदित्य धर जी को उनके शादीशुदा जीवन के लिए। और आपके कोई सवाल है तो आप वो पूछ सकते हैं, या आपके कुछ सुझाव हैं आप वो भी रख सकते हैं। कार्तिक आर्यन के सपोर्ट में बोले निर्देशक अनुभव सिन्हा, वो कह रहे हैं कि उनके खिलाफ साजिश करी जा रही है। तो जैसे आपको पता है कि पीछे जो करण जौहर का जो ग्रुप है, तो उसके खिलाफ कहीं ना कहीं इनके आपस में तनातनी हुई थी, जो क्योंकि पहले तो उनके फेवरेट हुआ करते थे कार्तिक आर्यन। अब उनकी आपस में जो कहा सुनी हुई, उससे फिर इनको अब पिक्चरों से निकालना शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये जो
जो टीम होती है हर एक जगह होती है, तो बॉलीवुड में भी ऐसा है। तो उस पर फिर अनुभव सिन्हा ने कार्तिक आर्यन को सपोर्ट किया है और वो कह रहे हैं कि उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, इसलिए उनको पिक्चरों से निकाला जा रहा है। तो पहले तो उनको कार्तिक आर्यन को हर एक पिक्चर में लिया जा रहा था, अब उनको निकाला जा रहा है। तो ऐसा अनुभव सिन्हा जो डायरेक्टर है उन्होंने ऐसा बोला है। और एंजेलिना जॉली है जो हॉलीवुड की स्टार है, तो उनका आज 46वां जन्मदिन है और वो एक ये खबर है, तो उनको भी बधाई उनके जन्मदिवस पे। तो ऐसी हमने आपको जो खबरें बताई, बाकी आप भी अपने सवाल रख सकते हैं, अपने सुझाव रख सकते हैं। एडवोकेट आलोक पांडे जी, जय हिंद जय भारत, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसी हम जो देश विदेश की खबरें आपको पहुंचाते रहेंगे, आप भी अपने सुझाव रख सकते हैं। अंत में मैं फिर से कोरोना वायरस के केसेस के बारे में कहूँगा कि 1,32,000 केसेस कल आए थे, 2,07,000 लोग ठीक हुए हैं और 2,713 की मृत्यु हुई थी पूरे भारत में। और अगर स्टेट वाइज में कहूँ तो महाराष्ट्र में 15,000 के करीब केसेस आए हैं और 643 लोगों की मृत्यु हुई है। कर्नाटका में 18,000 कल केसेस आए हैं और 514 लोगों की मृत्यु हुई है। कल के मैं 24 घंटे की बात कर रहा हूँ, जो पिछले 24 घंटे के बारे में। केरला में 18,000 करीब मामले आए हैं, 153 लोगों की मृत्यु हुई। तमिलनाडु में 24,000 मामले आए हैं और आंध्र प्रदेश में 11,421, उत्तर प्रदेश में 1,220 मामले आए हैं। तो दिल्ली में 487 मामले आए थे कल। आज का जो खबर है उसमें शायद 515 के करीब कुछ मामले आए हैं, तो दिल्ली में भी काफ़ी काबू है। वेस्ट बंगाल में 8,811 मामले आए हैं, छत्तीसगढ़ में 1,609, राजस्थान में 1258, गुजरात में 1200, उड़ीसा में 8,839, मध्य प्रदेश में 846, हरियाणा में 980, बिहार में 1,106, तेलंगाना में 2,261, पंजाब में 2,144 मामले आए थे और असम में 4,309, झारखंड में 1,015, उत्तराखंड में 590 के करीब मामले आए हैं और जम्मू कश्मीर में 1,801 मामले आए हैं। तो हमने स्टेट वाइज भी आपको बता दिया है, तो आप अपना ध्यान रखें और इस जो कोरोना काल में सभी सरकारें एक साथ मिलकर काम करें। और आपसे निवेदन है कि आप ये डबल मास्क है, आप ये डबल मास्क लगाएं, जो सर्जिकल मास्क होता है, या N95 मास्क आप वो लगाएं, 2 गज की दूरी बना कर रखें, सैनिटाइज़र का आप इस्तेमाल करें और हो सके तो अपने घर में ही रहें अभी, ताकि इस पर पूरी तरह से काबू पाया जा सके। तो आप सबका इस प्रोग्राम में भारत की बात संदीप भारतीय के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका धन्यवाद करता हूं और आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें और देश के लिए आप अच्छे काम करें और देश का नाम रोशन करें। जय हिंद जय भारत।